गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब वापस रेजिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। बीच में दो मिसलेनियस टॉपिक अपन ने ले लेते, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, है ना। अब जो रेजिस्टेंस का अगला फेज आएगा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है। रेजिस्टेंस का एनालिसिस ओम्स लॉ से करते हैं, जहां पर I प्रोपोर्शनल टू 1/R इफ V को इज कांस्टेंट, अगर V नियत है तो सब कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हैं पहले उसका कारण समझिए, या कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रवाहित धारा को नियंत्रित करने के लिए दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं, जिससे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। तो स्वाभाविक है, I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। R बढ़ेगा करंट कम होगी, और R घटेगा करंट बढ़ेगी। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस से करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के कारण दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं या जोड़ा जाता है ना, जिससे हम रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ये निम्न दो प्रकार का है ना। पहला श्रेणी क्रम है ना। अब देखो, अब बहुत पर्याप्त आपकी मैच्योरिटी है, इसलिए मैंने आपसे कह दिया डेफिनेशन पर ही फोकस है ना। एनालिसिस इतना, एनालिसिस तो 10th लेवल का ही है, एनालिसिस बहुत ज्यादा दमदार नहीं होगा इसका, है ना। बस आप डेफिनेशन पर फोकस होने की कोशिश करना, क्योंकि अब अपने को जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है वो सोल्व करने, तो अपने दिमाग में ये चीजें सब करंट रहनी चाहिए कि सीरीज में क्या होगा या पैरेलल में क्या होगा, है ना। तो डेफिनेशन साफ कहती है दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा समान हो। तो श्रेणी क्रम में क्या समान होती है? करंट कांस्टेंट होती है ना। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक। अब रीजन भी समझो सब। तो रीजन में आपको समझाता हूं कि करंट क्यों कांस्टेंट रहती है। तो ये A और B, इसके बीच में अपन ने R1, R2 और R3 ये तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए। ये R1, ये R2 और ये R3। दूसरी ओर A और B को V विभवांतर के सेल के धनाग्र और ऋणाग्र से जोड़ दिया। तो रेजिस्टेंस में तो एक पॉजिटिव से जुड़ेगा एक एंड, और एक एंड नेगेटिव। उसमें जरूर, जैसे कैपेसिटर था, संधारित्र था, तो संधारित्र में तो बी के लिए ऑप्शन था कि उसको अर्थ भी कर सकते हैं, यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं। ये भी विभवांतर का सेल है। अब सब अपन केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, और मैं आपको कैपेसिटर या संधारित्र के समय भी पढ़ा चुका हूं कि पॉजिटिव जितना रिलीज करता है यानी जितना देता है, नेगेटिव उतना ही रिसीव करता है। आप कहेंगे कि सर कैपेसिटर जब मैंने पढ़ाया था तब तो चार्ज दिखाया था, अब मैं करंट दिखा रहा हूं। तो मैंने आपको कैपेसिटर के समय बताया था कि यदि सर्किट क्लोज है ना, यदि सर्किट क्लोज है तो करंट ही फ्लो होगी, और यदि सर्किट क्लोज नहीं है, ये ओपन सर्किट, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर ऑलवेज ओपन सर्किट प्रोड्यूस करता है, कैपेसिटर क्लोज सर्किट प्रोड्यूस नहीं कर सकता फिलहाल। तो जब कभी होगी ऐसी बात तो उसके रीजन समझाए। तो सब कैपेसिटर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट प्रोड्यूस नहीं होती, ये करंट फ्लो नहीं होता। तो सब इसमें और इसमें फर्क है।
तो वहां तो मैंने आपको क्या दिखाया था, चार्ज, है ना। तो वहां भी मैंने कहा था पॉजिटिव जितना रिलीज करेगा नेगेटिव उतना ही रिसीव करेगा, यहाँ भी वही है, पर यहाँ क्लोज सर्किट होने के कारण करा। अब सब आप खुद देखिए कि ये करंट ए को गई, ए से पॉजिटिव से जितनी निकलना है नेगेटिव को उतनी आना ही है। तो जब ये करंट ए से गई तो इसके पास ऑप्शन क्या है, बी तक तो जाना ही है या नेगेटिव तक तो आना ही है, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो स्वाभाविक है जब बाईपास है ही नहीं, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ए से बी जाने का, तो फिर स्वाभाविक है पूरी करंट इनमें से होकर गुजरेगी। तो आप ऑप्शन देते नहीं हो ना, सीरीज में ऑप्शन कहाँ मिलता, ऑप्शन नहीं मिलता, तो स्वाभाविक है करंट सभी में सेम रिलीज होगी, सेम, ठीक है। तो सब करंट तो होगी सेम। अब ओह्म्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, आई तो सेम हो गया सब, यानी कांस्टेंट हो गया, एक तरह से यूं समझो, लेकिन आर तो अलग अलग है। तो विभव का पतन, ड्रॉप आउट वोल्टेज अलग अलग होगा, V टूट जाएगा। अगर तीनों आर 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 होते तो V इक्वली डिवाइड होता, V/3 V/3 V/3, और तीनों सेम नहीं, तो स्वाभाविक है V का डिवीजन भी अलग अलग होगा R के अकॉर्डिंग। तो जैसे इस पर अपन ने विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया, इस पर V2 मान लिया, और इस पर V3 मान लिया, ठीक है ना। तो अब आज के बाद ये समझ जाना कि सीरीज में अगर कैपेसिटर है तो चार्ज सेम होगा, कैपेसिटर नहीं है तो फिर तो करंट सेम होगी, V टूटेगा, जो डिवीजन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस का होगा, विभवांतर का होगा, चाहे कैपेसिटर हो चाहे रेजिस्टेंस हो। तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस टूटता है, जैसे V टूट गया, V1 V2 V3, अकॉर्डिंग टू ओह्म्स लॉ V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। देन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कुल विभवांतर, कुल विभवांतर कितना लिख दूं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर। V1 V2 V3 का मान रख दो, या V इज इक्वल टू IR1 IR2 IR3, I कॉमन आ रहा है, यानी V अपॉन I कॉमन लेके इधर डिवीजन कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्वेश्चन 1 आ गई। अब इन तीन की जगह एक अकेला रेजिस्टेंस अज्यूम करो, अज्यूम, जस्ट कल्पना कीजिए कि ये तीन न होते, इनकी जगह कोई एक अकेला होता, तो अकेला होता तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस उसी पर, सारा विभव का पतन भी उसी पर होता और सारी करंट भी उसी में जाती। तो उस एक अकेले की बात करें तो उस एक अकेले के लिए क्या होता, V अपॉन I इज इक्वल टू R अकॉर्डिंग टू ओह्म्स लॉ। तो सब समीकरण 1 व 2 की तुलना से श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य क्यों बोलते हैं, इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन कंपैरिजन करते हैं किसका, इन तीन का उस काल्पनिक एक से, है ना, इसलिए बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो अपन लिखेंगे n टाइम्स।
तो सर अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए प्रत्येक रेजिस्टेंस के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मूल बात ये नहीं है, बस मूल बात आपको क्या ध्यान रखना है, आप तो बेसिक पे चलो। श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में करंट सेम एंड विभवांतर टूटेगा, ऐसे हिंदी में लिख दे अपन, अपने को तो समझ में आनी चाहिए बात। तो सब सीरीज किसे कहते हैं? जिसमें धारा समान। संधारित्र को छोड़ दें, संधारित्र में धारा नहीं आती, वहां धारा की बजाय क्या कहना होता है? आवेश, है ना? तो आप तो ये दोनों लिख लो। सीरीज का मतलब आवेश ओब्लिक धारा समान और विभवांतर टूटे, फॉर एवर, ऑलवेज, क्लियर है ना? तो ये श्रेणी क्रम हो गया। अब आ जाइए सर दूसरा आता है नंबर 2, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये सब समांतर या पार्श्वक्रम है ना? इंग्लिश में तो सिंपली अपन पैरेलल बोल ही देंगे, क्लियर? मैंने आपको वापस वो जो भी बेसिक वो डेफिनेशन में, आप डेफिनेशन पर ही कंसंट्रेट रहना ना, और किसी भी चक्कर में मत। तो सब पहले तो मैं सर्किट प्रोड्यूस कर दूं, फिर मैं डेफिनेशन अभी आपको सामने ही दिखा दूंगा, है ना? ये ए बी के बीच में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगा रहा हूं मैं। अब आप एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगाते ही सीधा सीधा समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा। ये ए और बी के बीच में R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस आपने पैरेलल लगा दी। सिरा ए विभवांतर के सेल के पॉजिटिव से और सिरा बी ये सेल के नेगेटिव से जोड़ दिया। ये बार बार अब कहने की जरूरत ही नहीं रही कि धन जितना रिलीज करता है नेगेटिव उतना ही का उतना ही रिसीव करता है। ये तो होगी एक बात। अब सब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है, दिख रहा है आपको? मैं आपसे R1 के सिरे पर पूछूं तो R1 का ये सिरा किससे कनेक्ट है? A से। ये सिरा B से। मैं R2 पे पूछूं तो R2 का ये सिरा किससे कनेक्ट है? A से, और ये सिरा B से। मैं R3 पे पूछूं तो ये सिरा किससे कनेक्ट है? A से, और ये सिरा B से। डायरेक्ट वायर से जुड़ रहे हैं तो वो दो बिंदु कभी हो ही नहीं सकते। ये B है तो ये भी B होंगे। अब आप देखें तो आपको साफ दिख जाएगा कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कैपिटल V। अब आप पूछे R1 के सिरों पर कितना है? तो R1 का एक सिरा है, दूसरा सिरा B है, तो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच वाला ही होगा। A और B के बीच में कितना है? V। अब R3 के लिए पूछें तो इसका एक एंड A है, दूसरा एंड कौन है? B है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वही A और B के बीच में जितना होता है। यानी अब आप यूं देख रहे हैं कि V तो क्या है? समान या कांस्टेंट बोल दें तो सब R अलग अलग है तो I का मान अलग अलग। तो अब कौन किसका डिवीजन होगा? करंट का। दूसरा कारण यह भी है कि अब A से B को जाने के लिए करंट के पास बाईपास मिल गया। जैसे सीरीज में तो ऑप्शन मिलता ही नहीं है ना, ये सीरीज है। अब इसमें तो इधर से जाना है तो आपको हर रेजिस्टेंस में से गुजर के ही जाना पड़ेगा। R1 में से भी ऑप्शन ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपके घर पे जाने का एक ही रास्ता है और उस रास्ते में खड्डे हों कि पानी भर रहा हो, आपका कोई ऑप्शन नहीं, उसी से जाना पड़ेगा। और आपके घर को जाने के
3 रास्ते हों तो आप किसी से भी जा सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, क्लियर है ना। तो अब करंट डिवाइड हो जाएगी, ये I1, I2 और I3 है ना। ये I1, I2, I3, तो I2T, I1, I2, I3 में और वापस ऐड होकर वापस I बन गई। तो कहने का मतलब, अब डेफिनेशन आप ही बोलिए, है ना। तो डेफिनेशन अब समझ लो, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान हो। समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान होता है, ये ध्यान रखना है ना। विभवांतर समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर। विभवांतर समान है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो करंट भी अलग अलग होगी। अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम होते, R1, R2, R3, तो करंट भी तीनों में इक्वल डिवाइड हो जाती, I/3, I/3, I। लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, तो करंट भी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे दिखा दे। तो ये सब सीधी सीधी बात है कि श्रेणी में वो बात है, तो समांतर में फॉरएवर। समांतर क्रम में हमेशा क्या ध्यान रखना है, समांतर क्रम में चाहे संधारित्र हो चाहे रेजिस्टेंस हो, क्या समान, विभवांतर समान, और धारा या आवेश टूटेगा। बस आप इतना सा ध्यान रखें, कंफर्म जिंदगी भर हमेशा के लिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे संधारित्र हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कोइल हो, चाहे और भी कुछ, ठीक है ना। तो सब अब एनालिसिस करो, तो डेफिनेशन तो अपन ने बोली थी, है ना। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 इज इक्वल टू V/R2 और I3 इज इक्वल टू V/R3। क्लियर सर। तो सब टोटल करंट है ना, इसलिए कुल धारा, तो टोटल करंट कितने लिखोगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी I इज इक्वल टू I1 का मान V/R1, I2 V/R2 और I3 V/R3। क्लियर। V कॉमन आ रहा है, तो I/V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इक्वेशन 1। क्लियर। अब सब इन 3 की जगह एक अकेला अज्यूम करो, जैसा भी आपको बताया, एक अजम्पशन होता है, उसको दिखाना नहीं होता। फिलहाल जरूर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आपको इन 3 के बजाय एक अकेला अज्यूम करके देखना है। तो ये 3 न जुड़े होते, वो एक अकेला जुड़ा होता, तो वो एक अकेला जुड़ा होता तो स्वाभाविक है टोटल वोल्टेज V होता, टोटल करंट उसमें I होती। तो उसके लिए क्या लिखते हैं आप, उसके लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिखते हैं, 1/R। तो सब अब उस एक की इन 3 से कंपैरिजन करवा दे, तो 1 और 3 की तुलना से किसमें सर, समांतर, है ना, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तो दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। और अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल हो तो स्वाभाविक है ऐसे लेंगे। तो इसका मतलब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समांतर क्रम में लगे प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अर्थात ये बात आपको संधारित्र में भी समझाई थी मैंने, और यहां फिर समझाया था। अर्थात समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान
समांतर क्रम में जुड़े हुए सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी कम होता है। एक बार बस छोटे से मैं दिखाया तो, जैसे R1 3 ओम और R2 1 ओम, इन दोनों में कम कौन है? R2 कम है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दूं तो अब देखना जो R का मान आएगा इन दोनों में सबसे कम 1 है, उससे भी कम आएगा, तो 1/R1 1/R2, क्लियर? यानी 3 एलसीएम आ गया तो 1 + 3, यानी 1/R = 4/3, यानी R = 3/4, और 3/4 कितना हुआ? 0.75, जो 1 से कम। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी कम होता है ना? तो अगर प्रतिरोध को कम करना है तो समांतर क्रम, और बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम, क्लियर? ये दोनों, और फंडा जो बेसिक है वो इधर लिख के दिया। तो ये तो हुआ सब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, है ना? इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल में ऐड कर देता हूं, फिर अपने को आगे की तरफ जाना है, अगले टॉपिक पढ़ने हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ध्यान रखना ही है, वो जो ध्यान रखना है मैंने रख दिया। छोटा मोटा एक आध न्यूमेरिकल देख लेता हूं मैं, है ना? एक विद्यार्थी के पास 2 प्रतिरोध तार हैं, अब अपने को पता नहीं उनका रेजिस्टेंस क्या है। वह विद्यार्थी उन 2 तारों का अलग अलग और एक साथ उपयोग करके 4 प्रतिरोध दिखाता है, 3 ओम, 4 ओम, 12 ओम और 16 ओम। तो उसके पास तार तो 2 ही हैं, और उन 2 तारों का अलग अलग और एक साथ उपयोग करके वो आपको 4 प्रतिरोध बना के दिखाता है, 3 ओम, 4 ओम, 12 ओम, 16 ओम। आपको ये बताना है कि इस बच्चे के पास या विद्यार्थी के पास वो 2 प्रतिरोध तारों का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है सर? तो सर विद्यार्थी के पास 2 तार का रेजिस्टेंस R1 व R2 है। ये अपन ने अज्यूम कर लिया कि माना उस स्टूडेंट के पास जो 2 तार हैं उनका रेजिस्टेंस कैपिटल R1 व R2 है। अब उन 2 तारों से वो अधिकतम कितना दिखा रहा है? 16 और न्यूनतम 3। तो सब R मैक्सिमम के लिए R मैक्सिमम किससे बन सकता है? मैक्सिमम सीरीज से ही बन सकता है। तो R मैक्सिमम के लिए वो दोनों को किसमें जोड़ता होगा? सीरीज में। R1 R2 को सीरीज में जोड़ेंगे तो मैक्सिमम कितना आ जाना चाहिए? 16 आना चाहिए। मिनिमम कितना बनाता है वो? 3 ओम। अब सब R मिनिमम के लिए मिनिमम किससे क्रिएट होता है? समांतर क्रम से, पैरेलल से। तो अपन ने मिनिमम और मैक्सिमम को पकड़ लिया कि मैक्सिमम बनाने के लिए सीरीज और मिनिमम बनाने के लिए पैरेलल। मिनिमम 3 है, पैरेलल में जोड़ेगा 1/R1 1/R2 = 1/3। एलसीएम ले लें, यानी R1 R2 R1 + R2 = 1/3। देन R1, यही कहते हैं R1 R2 = 3 R1 + R2, और R1 + R2 कहां से पुट कर दें? 1 से। तो बाई इक्वेशन 1 R1 R2
3 इंटू 16 यानी 48। आपके पास, विद्यार्थी के पास जो दो रेजिस्टेंस थे, स्टूडेंट के पास, उनका एडिशन पता है आपको, उनका मल्टीप्लिकेशन पता है। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से चाहो तो आप डायरेक्ट R1 का मान पुट कर दो, R2 का मान ऐसे निकाल दो, या जब अपने पास दो का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो तो डिफरेंस पहले क्रिएट कर लेते हैं, R1 माइनस R2 क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि R1 माइनस R2 के साथ इक्वेशन जल्दी सोल्व हो जाएगी। तो सब क्योंकि R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, ठीक है ना? ऐसा कोई रटने वाली चीज नहीं है। आप अंदर वाले पद को सोल्व करो, ये एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन, इनको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा, R1 माइनस R2। आप चाहो तो जैसे मैथ्स के स्टूडेंट को तो याद रहता है, बायो का स्टूडेंट भी इसको सोल्व करके एक बार देख ले, तो सब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंस निकाला जा सकता है। रखो सब, है ना, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से पुट कर दो, तो R1 माइनस R2, R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 यानी 16 स्क्वायर माइनस 4 R1 इंटू R2 48। क्लियर था? तो इधर ही दिखा दूं मैं, ये तो हो गया 256, क्लियर, और ये हो गया 8 4 32, 32 का 2 3, और ये 192 हो गया। क्लियर था? जो भी आप देख लेना, R1 माइनस R2 ये अपने सब्ट्रैक्ट किया तो 64 का रूट ले लें अपन 8। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो एक एडिशन है, एक सब्ट्रैक्शन है। अब इन दोनों से आराम कंफर्टेबली सोल्व कर लीजिए। तो बाय इक्वेशन 1 प्लस 3, 1 और 3 को जोड़ो, R2 कैंसिल हो गया, 2R1 16 और 8 यानी 16 और 24, देन R1 इज इक्वल टू 12 ओम। ये R1 आ गया। R1 को पुट कर दो एक में, बाय इक्वेशन 1 है ना, एक में पुट करा तो R1 को पुट करा तो 12 प्लस R2 इज इक्वल टू 16 यानी R2 इज इक्वल टू 4 ओम। तो सब उस स्टूडेंट के पास जो दो तार हैं उनका रेजिस्टेंस, एक का 4 ओम है, एक का 12 ओम। अलग अलग दिखाएगा तो कौन कौन से दिखा देगा, 4 ओम दिखा देगा और 12 ओम दिखा देगा। क्लियर? और जब उनको सीरीज में जोड़ेगा तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो सीरीज में जोड़कर वो 16 दिखा देता है। और उनको अगर वो पैरेलल जोड़ेगा तो पैरेलल जोड़ता है, तो पैरेलल जोड़ता है तो इक्विवेलेंट कितना आता है, 3 ओम। तो अगर उनको वो पैरेलल जोड़ता है तो 3 ओम दिखाता है। तो सब इस प्रकार से वो स्टूडेंट आपको दो रेजिस्टेंस R1 R2 के द्वारा या 4 ओम और 12 ओम के द्वारा, दो तो ये है और अन्य दो एक सीरीज में जोड़कर बनाता है और एक पैरेलल, है ना। तो ये इसका एक न्यूमेरिकल था। क्लियर? कहने का मतलब जैसे हर फेज में, ठीक है, अपन कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल डालने की कोशिश कर ही रहे, वो हर फेज में चल रहा है ना। तो अपने पास अभी थोड़ा बहुत अगर टाइम है तो, क्योंकि अब टॉपिक नहीं ले सक रहे अपन, है ना, टॉपिक लेंगे तो क्लिप बड़ी हो जाएगी, तो क्लिप बड़ी हो जाएगी, इसलिए एक कोई छोटा सा न्यूमेरिकल पकड़ लें, क्योंकि अब रेजिस्टेंस के अपने को फिर रोकना पड़ेगा कोई अगला टॉपिक। अब सब ऐसे ले लो, एक सवाल ले लेते हैं क्रिएटिव टाइप का। एक तार है जिसका
टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम है। सवाल को समझना सर, 12 ओम इसका रेजिस्टेंस है। इस तार को हमने बंद पथ बना दिया, सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। इस तार को हमने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अभी समझना सब क्वेश्चन क्या है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना था? 12 ओम था। इसको हमने, यह क्वेश्चन हमसे कहता है कि इसको सर्कल बना दो, इस तार को सर्कल में कन्वर्ट कर दो, कर दिया। अब इसके दो बिंदु पकड़ो जिनके बीच दूरी, ये एक बिंदु ए पकड़ लिया, एक बिंदु बी, इनके बीच की दूरी है ना, वायर की जो टोटल लेंथ है उसकी 1/3 है। या यूं कहते हैं कि परिधि का 1/3 पर दो बिंदु ले लिए ए और बी, जिन्हें बैटरी से जोड़ दिया गया। ये सब सेल से जोड़ दिया, क्लियर। और करंट जो आपने डाली वो इसने कह दी सर 2.5 एम्पीयर करंट आपने इस सर्किट में डाल दी। तो बताइए प्रत्येक शाखा में धारा का मान कितना होगा? तो सर सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया, एक बार सुनाया था। एक आपने तार लिया जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, 12 ओम है। इस वायर को आपने दोनों सिरों से जोड़ दिया और सर्कल बना दिया, वृत्त बना दिया। वृत्त पर दो बिंदु जिनके बीच की दूरी परिधि की 1/3 है, परिधि की 1/3 1/3 है, उनको दो बिंदुओं को लेकर बैटरी से जोड़ दिया और 2.5 एम्पीयर करंट फ्लो कर दिया। तो प्रत्येक शाखा में, हर ब्रांच में आपको करंट का मान बताना। तो क्लियर हो गया। अब ये करंट का मान भी अपन बता देंगे, अपन से विभवांतर पूछता भी वो भी अपन बता देंगे, सब बता। देखो क्या हुआ साहब, ये जैसे दो बिंदु आपने पकड़े तो दो ब्रांच पैरेलल होगी, एक होगी एक्स बी और एक होगी ए वाई बी। इसकी लेंथ L1 मान लेते हैं, इसकी लेंथ L2 मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं। क्लियर सर। करंट इसमें I1 मान लेते हैं और उसमें करंट I2 मान लेते हैं। इसको I2 यहां लिख दूं, Y तो अपन अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो X Y। तो सब दो बिंदु का यही कमाल था कि जैसे आपने दो बिंदु पकड़े तो एक सर्कल दो पैरेलल ब्रांच में कन्वर्ट हो गया। बस यही आपको समझना था। अब सब R इज प्रोपोर्शनल टू L, तो सब क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू L, देन R1, इसको R1 ले ले एक्स वाले को ना, और इसको R2, द 2 लगा देना अपन सर, देन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब इसकी लेंथ कितनी है पेरीमीटर की 1/3, तो पेरीमीटर 2πr, उसका कितना 1/3, ये इसकी लेंथ। तो फिर रिमेनिंग कितनी बचती है? 2/3 बचती है। तो उसकी लेंथ L2 कितनी है? तो सब इन दोनों सिरों के बीच की लेंथ 1/3 है पेरीमीटर की, तो 2/3 उसकी होगी, शेष जो बची। अब सब 3 से 3 कट गया, ये 1/2 आ गया। चलो सब, तो सब R1 और R2 किस रेशो में टूट गया? 1/2 में टूट गया, है ना। अब ये इसलिए R1 कैसे निकालना था? R1 का अनुपात
अनुपातों का योग और कुल प्रतिरोध, कुल कितना है तार का 12 ओम, तो कितना आ गया सर 4 ओम, है ना। तो R1 का रेजिस्टेंस हुआ 4, R2 है ना, R2 का रेशियो 2, अनुपातों का योग 3, टोटल रेजिस्टेंस वायर का कितना था 12, तो ये कितना हुआ सब 8 ओम। तो सब सीधी सीधी बात है कि जैसे ही 12 ओम के तार की आपने कोइल बनाई, उसके दो सिरे जिनको आपने पकड़ा, जिनके बीच की डिस्टेंस पेरीमीटर की 1/3 थी, तो ये 1/3 है तो वो 2/3 हो गई, है ना भाई, ये 1/3 तो वो 2/3, तो ये अपन कंफ्यूज हो गए थे, मैं भी हो गया था, तो वो क्लियर हो गया ना। तो सब यहां से अपन ने देखा, तो ये सब डिवीजन आता है कि R1 R2 किस रेशियो में डिवाइड हो गया 1/2, और मैं याद है टोटल रेजिस्टेंस तो कितना, टोटल रेजिस्टेंस तो 12 ओम है, तो डिवीजन कर दिया, तो R1 कितना है 4 ओम और R2 कितना है 8 ओम में, क्लियर। अब अपने को R1 और R2 तो करंट डिवाइड करनी, अब समांतर क्रम में AXB, क्योंकि AXB व AYB कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। देन V कांस्टेंट, इसलिए I is proportional to 1/R, यानी I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा कर दिया, और R2 अपॉन R1 को क्या लिख दूं मैं, R2 अपॉन R को 2/1, यानी I1, ये रेशियो आ गया। देन अब I1 निकालो सर, I1, तो I1 का अनुपात 2, अनुपातों का योग 3, और टोटल करंट 2.5, तो 2.5 की जगह इसको 3 एम्पियर कर लें, है ना, 3 एम्पियर कर लेंगे तो डिवीजन सही हो जाएगा। तो ये टोटल करंट 3, तो 3 से 3 कट गया 2 एम्पियर, तो I1 कितनी 2 एम्पियर, कितनी बची अब 1 एम्पियर बची, वो किस में जाएगी ऊपर, देख लो भले। I2 का रेशियो 1, टोटल 2 और 1 3, और टोटल करंट कितनी है 3, तो कितना हो गया 1 एम्पियर, तो 3 एम्पियर पैरेलल में डिवीजन होगी, है ना। इसमें ब्रांच में आपके 2 एम्पियर गई, इसमें 1 एम्पियर गई, क्लियर। अगर आपको V भी निकालना है तो V किसी से भी निकाल लो, है ना, जैसे इसी प्रकार अब अगर V निकालना है तो V AXB की बात कर ले, AXB, है ना, तो इसमें करंट कितनी है I1, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, I1 की वैल्यू कितनी है सब 2 एम्पियर, ये रही, R1 की वैल्यू कितनी 4 ओम, तो सब 8 वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि पैरेलल में यहां भी 8 वोल्ट होगा, यहां भी 8 वोल्ट होगा, समांतर क्रम में सदैव विभवांतर समान है। चलो आप एक्सरसाइज करके देखो, V AYB निकाल के देखो, है ना, AYB करंट बोलो I2 R2, I2 कितना, I2 पर ने निकाला 1 एम्पियर, और R2 कितना 8 ओम, तो ये कितना आ गया 8 ओम। चलो इस चीज को देखने के लिए अब टोटल रेजिस्टेंस निकालो, ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो दोनों पैरेलल में, तो R बराबर R1 प्लस R2, R1 कितना 4, R2 कितना 8, तो 1/4 1/8, 8 एलसीएम ले लिया अपन ने, तो 2 और 1 3, तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना हो गया 8/3 ओम। अब साहब ओम के अनुसार V इक्वल टू IR, तो टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल वोल्ट, तो भी कितना है 8,
तो इस सवाल के जरिए आप क्या सीखो कि आप कैसे ही कर लो। मेरे को तो खैर जो सिंपल बताना था वो मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ मेरे को कंफ्यूजन हो गया तो जो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है ना। तो अपन ने रेजिस्टेंस देख लिया, 12 ओम किस में टूट गया, 4 ओम 12 ओम में, और वो किस में आ गया, पैरेलल आ गया। समांतर क्रम में विभवांतर समान है तो I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। देन I अपन ने डिवीजन 3 एम्पियर मानकर डिवाइड कर ली, 2:1 में डिवाइड कर दो। 3 एम्पियर को 2:1 में डिवाइड करोगे, वो तो आपने छठी साथ में पढ़ाई है, तो 2:1 में डिवाइड करोगे तो I1 यानी इस ब्रांच में करंट आ गई 2 एम्पियर, फिर शेष किसमें दे, तो समांतर क्रम में करंट टूटती है और विभवांतर नहीं, विभवांतर समान। अब विभवांतर मैंने सब में निकाल के दिखाया, देखो AXB AYB और टोटल। अब आप यहां पे एक चीज समझना कि ओम्स लॉ ब्रांच में भी काम करता है और ओम्स लॉ टोटल में भी काम करता है। तो जब ब्रांच में लगाया तो ब्रांच में करंट, ब्रांच का रेजिस्टेंस, ब्रांच में करंट, ब्रांच का रेजिस्टेंस, और जब टोटल में लगाया तो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस टोटल। तो 8 है ना। थैंक यू वेरी मच, है ना, कर लेंगे फिर।